Hello dear students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the demand curve under the monopoly or demand curve under the other forms of market और imperfect competition। तो ज़रा ध्यान देना, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिमांड एनालिसिस में हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने क्या देखा प्रीवियस लेक्चर में कि डिमांड का प्राइस इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और आपके गिवन गुड्स के केस में कैसे रिलेशनशिप है, वो सब चीज़ों का हमने क्या किया यहाँ पे कवर अप की हुई है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ नथिंग बट द डिमांड कर्व अंडर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें से हमने एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो ऑलरेडी हमने कवर अप कर ली है, दैट इज़ नथिंग बट अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो जब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की एक क्विक रिकैप लेंगे एंड देन विल गोइंग टू स्टार्ट विद द अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन के केस में आपका मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों क्या करते हैं, एक प्राइस डिसाइड करते हैं और वो प्राइस पे इंडिविजुअल सेलर्स क्या करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं। दैट मीन्स इंडिविजुअल सेलर के केस में आपका डिमांड क्या हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक। इंडिविजुअल सेलर के केस में आपका डिमांड क्या हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। तो ये सिचुएशंस कहाँ पे आता है, ये सिचुएशन आता है आपका परफेक्ट कंपटीशन के केस में। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट विल गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू फॉर्म्स ऑफ मार्केट विच इज नथिंग बट द डिमांड कर्व अंडर द मोनोपोली। तो जब बात होती है मोनोपोली की, तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर, यानी कि पूरे मार्केट पे किसका कब्जा है, सिंगल सेलर का। इसका मतलब वो पर्सन प्राइजेस को डिसाइड कर सकता है, वो पर्सन प्राइजेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और यहाँ पे सिंस देर इज़ ओनली वन सेलर, इसका मतलब वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब वहाँ पे डिमांड क्या होगा, आपका फिक्स होगा। यानी सब के सब कहाँ से परचेज़ करेंगे, सब के सब परचेज़ करने वाले हैं सिंगल सेलर के पास से, मोनोपोलिस्ट के पास से ही सब परचेज़ करेंगे। दे आर गोइंग टू परचेज द गुड्स फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट ओनली बिकॉज देर इज़ ओनली वन सेलर इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। एंड कितना भी कम तुम परचेज़ करोगे, कितना भी लोएस्ट डिमांड करोगे, then to your demand up to the certain extent it will be fixed in the nature in case of a monopoly। तो यहाँ पे monopoly के केस में where there is only one seller of a commodity who controls the supply and also decides the price, however the rational monopolist who aims at a maximization of a profit would not control the both सप्लाई एंड द प्राइस, दोनों को हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं करते हैं। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो थोड़ा कस्टमर्स पे, थोड़ा बायर्स पे कम प्रेशर देना पड़ेगा। तो जितना थोड़ा कम प्रेशर देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, लीनियंटली हम प्रॉफिट वी विल बी एबल टू अर्न द प्रॉफिट, और लीनियंटली बायर्स क्या करेंगे, हमारे गुड्स परचेज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ही वुड नॉट कंट्रोल ओनली, ही विल ओनली गोइंग टू कंट्रोल वन ऑफ देम। सप्लाई और प्राइस दोनों को एक साथ में कंट्रोल करना मुश्किल है। कंट्रोल भी कर दिए तो भी क्या होगा, देयर इज़ नो वर्थ टू अर्न द मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन दैट केस, वो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता। तो यहाँ पे या तो सप्लाई को आप कंट्रोल करो या तो भी प्राइस डिसाइड करो, दोनों में से एक चीज़ अगर तो आप करते हो तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे बोथ एनी ऑफ देम विल गोइंग टू परचेज विच विल गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। एंड इन केस अदर पर्सन, सपोज अगर मैं सप्लाई ले रहा हूँ तो प्राइस मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे, प्राइस ले रहा हूँ तो सप्लाई मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे। एंड इन केस ऑफ अ मोनोपोली, वन फर्म constitutes the whole industry and thus the entire demand for the product faces the monopolist, and since the demand curve of the consumers for the product slopes downward under the monopoly, it faces the downward sloping demand curve as it is given in the figure 3.5। चलते हैं, हम ड्रॉ करते हैं हमारा डायग्राम। मोनोपोली के केस में हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा, इन केस ऑफ अ मोनोपोली आवर डिमांड कर्व विल बी लाइक दिस, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इन केस ऑफ अ मोनोपोली हमारा डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग मीन्स व्हाट, यहाँ पे दिस इज, यू कैन से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिमांड कर्व अंडर द मोनोपोली। मोनोपोली के केस में हमारा डिमांड कर्व कुछ ऐसा होगा। चलते हैं आगे और रीड करते हैं क्या दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में। तो इफ़ द मोनोपोलिस्ट वांट्स टू इंक्रीज द सेल्स ही हैज़ to lower the prices, and if he raises the prices of his product he should be prepared to sacrifice the some sales। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, मोनोपोली के केस में जो आपका डिमांड कब होता है, वो होता है आपका इन इलास्टिक डिमांड कर्व, दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक।
क्लास मोनोपोली, इन केस ऑफ अ मोनोपोली डिमांड का आपका क्या होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। नाउ रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब इट इज़ नॉट फुल्ली इन इलास्टिक, एक सर्टन एक्सटेंट तक हर एक कस्टमर का डिमांड क्या होगा, यहाँ पे फिक्स होगा। एक सर्टन एक्सटेंट तक हर एक कस्टमर का डिमांड क्या होगा, फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल सेलर ही है। ना बोल के भी एटलीस्ट तुम एक यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यू विल गोइंग टू परचेज द 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी at least from the monopolist in order to be survive, in order to survive into the economy, in order to satisfy your want. So at least तुम्हारा एक certain क्वांटिटी क्या होगा, फिक्स होगा, जो तुम क्या करोगे, सिंगल सेलर से परचेज करोगे। डिस्पाइट ऑफ वेदर ही इज़ डूइंग द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और नॉट, सप्लाई कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब सिचुएशंस को कंसिडर करने के बाद हमने यहाँ पे कंक्लूजन पे आए हैं कि हमारा मोनोपोली में डिमांड का क्या होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। दैट मीन्स व्हाट, अप टू द सर्टेन एक्सटेंट कस्टमर्स का डिमांड क्या होता है, यहाँ पे फिक्स होता है, क्योंकि एक ही सेलर है, सबको वही सेलर से परचेज करना है, तो दे विल गोइंग टू परचेज डिमांड अ सर्टेन एक्सटेंट द गुड्स एंड सर्विसेज। फिर उसके बाद द नेक्स्ट वन इज व्हाट योर, नेक्स्ट वन है आपका डिमांड कर्व अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो जरा ध्यान देना, जब बात करते हैं हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो ये कॉम्बिनेशन है आपका परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का। ये आपका कॉम्बिनेशन है, ये आपका कॉम्बिनेशन है मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड गुड्स परचेज गुड्स सेल करते हैं। देन आफ्टर प्राइजेस भी कभी कभी क्या होती है, डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। सेकंड, ये खुद के प्राइजेस डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, मोस्टली फोकस करते हैं वो सेलिंग कॉस्ट पे। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की भी, जहाँ पे मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर द मैनी सेलर्स सेलिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। नाउ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब हर एक कस्टमर, हर एक सेलर का प्रोडक्ट जो है दूसरे सेलर से क्या होगा, डिफरेंट होगा। यूज़ हम दोनों एक ही सेम रीज़न के लिए करेंगे, यूज़ हम दोनों कमोडिटी सेम सिचुएशन के लिए, सेम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करेंगे, लेकिन तो भी उनका प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है इन टर्म्स ऑफ शेप, क्वालिटी, देन कलर, टेस्ट एंड देयर आर द अदर इंग्रेडिएंट्स, जिसके केसेस में क्या होता है, ये सब चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं, बट दोनों हम यूज़ एक ही रीज़न के लिए करते हैं। Entry into this market is not difficult. In the monopolistic competition, an individual firm faces the downward sloping demand curve because the firms produces the differentiated from the other product, and this is due to the fact that the firm have the market power. Since हमारा प्रोडक्ट दूसरों से क्या है, थोड़ा अलग है, इसका मतलब हम एक सर्टन एक्सटेंट तक अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस डिसाइड कर सकते हैं। क्लास, एक सर्टन एक्सटेंट तक हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस क्या कर सकते हैं, मार्केट में डिसाइड कर सकते हैं। और जब यहाँ पे लाइक अस देयर आर द मैनी सेलर्स हु आर सेलिंग द गुड्स, हमारे जैसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो मार्केट में क्या करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, मार्केट में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी वहाँ पे कंपटीशन है, ऑलरेडी वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और जब बात हमारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की आती है, तो यहाँ पे आपका डिमांड कब हो जाता है, इलास्टिक। जब बात हमारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की आती है, तो यहाँ पे ये केस में आपका डिमांड का क्या हो जाता है, इलास्टिक। सो इट विल बी लाइक दिस, ये क्या हो गया आपका डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व इन केस ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका होता है रिलेटिवली इलास्टिक। ये क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक होता है। रिलेटिवली इलास्टिक मीन्स व्हाट, जब आपका डिमांड क्या होगा, आपका चेंज होगा जैसे प्राइस चेंज होता है। और सेकंड थिंग, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मतलब आपका अप टू द सर्टेन एक्सटेंट यहाँ पे क्या है, कंपटीशन है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, जिसकी वजह से डिमांड को क्या हो जाता है आपका इलास्टिक। जब भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, मार्केट में अल्टरनेटिव ज़्यादा हैं, तब तक आपका डिमांड का क्या होगा, इलास्टिक। जब आपके सब्स्टिट्यूशन, आपके मार्केट में कंपटीशन नहीं है या न के बराबर हैं, तो वहाँ पे आपका डिमांड का क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक। वहाँ पे डिमांड का क्या हो जाएगा आपका रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो ये केस में क्या होता है आपका, दिस इज अ डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, इंडिकेटिंग दैट जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी आपका क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है, डिमांड आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो द स्मॉल चेंज इन द प्राइस विल गोइंग टू ब्रिंग द लार्ज चेंज इन द डिमांड। दैट इज द सिचुएशन ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, जहाँ पे क्या है, आपका डिमांड का क्या होता है,
where the demand curve is more elastic or flatter than the demand curve of the monopolist, because under the monopolistic competition the product of a differentiated firms are very close to substitute, and जहाँ जहाँ पे आपका substitution effect आएगा क्लास, जहाँ जहाँ पे आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आएगा, ये सब्सटीट्यूट इफेक्ट क्या करेगा, आपका डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी को फाइंड आउट कर, डिमांड की इलास्टिसिटी को कंसीडर करने के बाद डिमांड की इलास्टिसिटी आपकी वहाँ पे शो करेगा। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, वो आपका डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका वहाँ पे दर्शाता है, वो आपको बताता है। तो अगर इलास्टिक ज़्यादा इलास्टिक है, इफ़ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है तो डिमांड का कुछ ऐसा होगा, अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नहीं है तो डिमांड का कुछ ऐसा होगा। So this is steeper, this is flatter. This is what exactly the case of a demand curve. The next one is what demand curve under the oligopoly. जरा ध्यान देना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। Demand curve under the oligopoly market. Now oligopoly market has a few sellers selling the standardized or the differentiated product. Entry into the oligopoly market is free, but it is very difficult as there are the many barriers such as technology, finance, and since the number of firms is small, there is a possibility of these firms coming together and forming the cartel for this purpose of increasing the prices and the profit. जरा ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट किस टाइप का मार्केट है। देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे सॉप, शैम्पू, डन बिस्किट्स, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब क्या है, जो छोटी से छोटी नमकीन, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल ले सकते हो आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हम डे टू डे लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, जैसे FMCG प्रोडक्ट भी बोला जाता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, इनका हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं कहाँ, इन केस ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जिसमें हार्डली थोड़े सेलर्स होंगे, देयर आर द ओनली फ्यू सेलर्स, और वो क्या करते हैं, अपने कमोडिटीज़ मार्केट में सेल कर रहे हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो आप, ऑटोमोबाइल का, एयरप्लेन हो गया, दीज आर द सर्टन एग्जांपल्स। देन द सेलफोन इंडस्ट्री, लैपटॉप इंडस्ट्री, ये सब क्या है, जो सेलफोन बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वो भी क्या है, ओलिगोपोली के अंडर आती हैं। तो ये सब मार्केट में क्या होता है, सेलर्स फ्यू होते हैं और बैरियर्स बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उन फर्म्स के पास टेक्नोलॉजी होती है या फिर उन फर्म्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। एंड सिंस द नंबर ऑफ फर्म्स आर स्मॉल, देन देयर आर द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस फर्म्स कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग द कार्टेल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइजेस एंड प्रॉफिट्स। अब ये जब फ्यू सेलर्स होते हैं ना, जब बात आती है हमारे कार्टेल की, कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप बनाना। क्लास समझने की कोशिश करना, कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप बनाना। जब सिर्फ 4 या 5, फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट है क्लास, फॉर एग्जांपल एक क्या है, पर्टिकुलर मार्केट है, और एक मार्केट में सिर्फ 5 प्लेयर है, ABCD और E। एक मार्केट है, एक मार्केट है, उस मार्केट में कितने फर्म्स हैं, 5 फर्म्स हैं, ABCDE। अब ये 5 फर्म्स क्या कर सकते हैं, या तो सब साथ मिल के एक साथ आ जाए, तब जाके एक साथ हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर से कोई भी प्राइजेस क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। कंज्यूमर से कोई भी प्राइजेस हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो उस जब व्हेन ऑल द 5 फर्म्स विल कम टुगेदर, उन्होंने आपस के बीच में नेगोशिएशन किया, डील किया कि आपस में हम कंपटीशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, और वो ग्रुप बना के जो भी हमने प्राइजेस डिसाइड किया है, वो प्राइजेस पे हम बाहर के कस्टमर्स को क्या करेंगे, हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेंगे। तो वो अगर सिचुएशन है, उसे बोला जाता है कार्टेल फॉर्मेशन। तो कार्टेल फॉर्मेशन में होता क्या है, सब कंपनीज, सब फर्म्स एक साथ मिलके एक साथ आ जाती हैं, और वो क्या करते हैं, कस्टमर्स को एक हाई प्राइस या फिर एक रिजनेबल प्राइस, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, वो प्राइजेस हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को देते हैं, वो कस्टमर्स वो प्राइजेस पे हमसे माल परचेस करता है। तो दैट सिचुएशन इज़ नोन एज व्हाट, योर फॉर्मिंग द कार्टेल। और जब हमने ये कार्टेल फॉर्म किया हुआ है, तो जब हम कार्टेल फॉर्म करते हैं तो वो सिचुएशन में क्या होता है, in that situation, since there are the only few firms in the oligopoly market, an individual firm is neither free or nor independent to take its own decision about the output and the prices, and their decisions are interdependent. Any of these decisions results in any change in the price of the output attracts the reaction from the rival firm, and there may be the different reactions from the different firm.
इसमें होता क्या है, जब हम बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट की, जब हम बात करते हैं वो मार्केट की जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्यू सेलर्स हैं, तो वहाँ पे हर एक सेलर दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली यू कैन नॉट टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइस और आउटपुट कि मुझे अपना सेल्स बढ़ाना है, मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, मुझे कम प्राइस चार्ज करना है, मुझे ज़्यादा प्राइस चार्ज करना है। ऐसे डिसीजंस आप अकेले नहीं ले पाएंगे। कहाँ पे, ओलिगोपोली मार्केट के केस में। तो वहाँ पे क्या होता है, ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जैसे एक इंडिविजुअल सेलर, हर एक सेलर दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो जो भी डिसीजन सब लिए जाते हैं वो सब साथ में मिल के लिए जाते हैं। अगर इंडिविजुअली आपने कोई भी डिसीजन लिया हुआ है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल तुमने अपने प्राइजेस को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, तो अदर कस्टमर्स क्या, अदर सेलर्स क्या करेंगे, अदर सेलर्स विल गो टू डिक्रीज देयर प्राइजेस। उससे होगा क्या, कस्टमर्स कहाँ पे जाएंगे, अदर सेलर्स के पास, क्योंकि उन्होंने कम प्राइस चार्ज करना है। ठीक वैसे आपने प्राइजेस को थोड़ा कम कर दिया तो वो थोड़ा ज़्यादा कम कर देंगे, जिससे वापस से कस्टमर्स कहाँ पे आ जाएंगे, उनके यहाँ पे। तो स्पेसिफिकली क्या होता है यहाँ पे, इंडिविजुअली इनिशियली आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। ले रहे हो तो सबके साथ में लो या फिर सबके लेने के बाद लो। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल सेलर दूसरे सेलर पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है रिगार्डिंग द डिसीजन रिलेटेड टू द आउटपुट एंड द प्राइस। आउटपुट और प्राइस से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा उसको लेके यहाँ पे क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल फर्म दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। एंड interdependence of the other firms for the one owns decision creates an atmosphere of the uncertainty। और यहाँ पे क्या होता है, अनसर्टनिटी आ जाती है अबाउट द आउटपुट एंड प्राइजेस एंड द डिमांड का फॉर दैट पर्टिकुलर ओलिगोपोली फर्म इज इनडिटर्मिनेट, जिसका मतलब it cannot be drawn accurately an exact behavior pattern of the producer and cannot be ascertained with the certainty। तो इस केस में, ओलिगोपोली मार्केट के केस में हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, किंग्ड होता है। Now what do you mean by the kinked demand curve? Kinked demand curve is that on the account of uncertainty। जरा ध्यान देना क्लास। अभी किंग्ड डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है ना, ओलिगोपोली में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है इनडिटर्मिनेट, एक होता है आपका डिपेंडेंस और दूसरा होता है आपका अनसर्टनिटी। डिपेंडेंस और अनसर्टनिटी ये दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है यहाँ पे, डिमांड कर्व, जिसे हम बोलते हैं किंग्ड डिमांड कर्व। नाउ किंग्ड डिमांड कर्व का केस कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनडिटर्मिनेटनेस ज़्यादा होता है, डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसके वजह से हम परफेक्टली बता नहीं सकते कि यहाँ पे इलास्टिक डिमांड होगा कि इनइलास्टिक डिमांड होगा। वी कैन नॉट से वेदर देयर इज़ ए इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे कोई भी डिमांड हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक, हम कुछ यहाँ पे बोल नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है, दिस डिमांड कर्व इज़ लुकिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे दिस इज़ नोन एज किंग्ड डिमांड कर्व। यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये किंग्ड हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आके रुक जा रहा है। इसके बाद पता नहीं यहाँ पे अनसर्टनिटी कैसी आ जाए, और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, अपना डिसीजन लेना पड़ता है। तो इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, ये अनसर्टनिटी, ये डिपेंडेंसी डिसाइड करती है एक फर्म की दूसरे फर्म पे। तो दैट्स वाई ओलिगोपोली मार्केट में कुछ भी सर्टन नहीं है, कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है प्रोबेबली। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक डिसीजन जो है एक अदर सेलर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए यहाँ पे हम किंग्ड डिमांड को ड्रॉ करते हैं। अब ज़रा ध्यान देते हैं किंग्ड डिमांड का मतलब क्या होता है, ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा ध्यान देना, as per the explanation given in the textbook, it arises on the account of a uncertainty about the reactions of the rivals to the decision. In the case of a firm has increased the prices, others unlikely to raise their prices, and the rivals may not raise prices in order to sell more at a lower price। मान लो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 फर्म है। हाउ मेनी फर्म्स आर देयर? देयर आर द 4 फर्म्स। तो ये क्या हो गया आपका, किंग्ड डिमांड का हो गया। मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं ए, बी, सी और डी। अगर ए ने अपने प्राइजेस को इंक्रीज़ कर लिया तो बी और सी और डी अपने प्राइजेस को क्या करेंगे, या तो डिक्रीज़ करेंगे या तो फिर कांस्टेंट रहने देंगे। उससे होगा क्या, मान लो सबने पहले डिसाइड किया था प्राइस 8 रुपीज़,
सबने पहले 8-8 रुपया डिसाइड किया था, अब ए ने क्या किया, 8 रुपये से इंक्रीज करके 10 रुपया कर दिया। तो डू यू थिंक कस्टमर्स विल गोइंग टू परचेज फ्रॉम ए से कोई परचेज करेगा? नहीं, क्योंकि ए ने क्या किया, प्राइजेस को इंक्रीज कर दिया है। बाकी कहाँ से कस्टमर्स कहाँ पे परचेज करेंगे? कस्टमर्स विल गोइंग टू परचेज फ्रॉम द अदर सेलर्स, क्योंकि अदर सेलर्स ने अपने प्राइजेस एज इट इज़ रखे हुए हैं। तो ए के कंपैरिजन में बी और सी और डी के प्राइजेस क्या है, कम हैं, तो इसलिए कस्टमर्स इनसे परचेज करेंगे। मान लो ठीक वैसे ही अगर ए ने क्या किया, प्राइजेस 8 रुपये से 6 रुपये कर दिए, तो हो सकता है बी सी डी ए पर क्या करें, प्राइस अपने 8 से 5 रुपये कर दे। तो अगेन एज कंपेयर टू द ए, बी सी और डी के प्राइजेस क्या हैं, कम हैं। जब हमने 8 रुपये से 10 रुपये किया तो बी सी डी ने क्या किया, अपने प्राइजेस चेंज नहीं किए। लेकिन जब हमने अपने प्राइजेस को डिक्रीज़ किया, 8 रुपये से 6 रुपया किया, तो उन्होंने क्या किया, हो सकता है 8 से उन्होंने 5-5 कर दिया। मतलब दे विल गोइंग टू डिक्रीज मोर देन आर रिडक्शन इन द प्राइजेस। इफ़ वी आर रिड्यूसिंग आर प्राइजेस बाय 10%, तो वो 10% से ज़्यादा रिडक्शन करेंगे, क्योंकि उनको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है और उन्हें यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो नो बडी विल गोइंग टू परचेज फ्रॉम अस एट अ 6 रुपीज़ और एट अ 10 रुपीज़ व्हेन विल गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस और व्हेन विल गोइंग टू डिक्रीज द प्राइस। तो ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है अनसर्टनिटी, जो कि किंग डिमांड कर्व के केस में यहाँ पे आती है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे इन द केस द प्राइस अदर्स आर अनलाइकली टू रेज द प्राइजेस, द राइवल्स मे नॉट रेज द प्राइजेस इन ऑर्डर टू सेल द मोर एट अ लोअर प्राइस। ऑन द अदर हैंड, व्हेन एन ओलिगोपोलिस्ट reduces the prices, others will going to lower the prices in order to prevent any reduction in the sales। जैसा मैंने बताया, ये सेम एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया अपने एग्जाम्पल से कि ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है। ये पैराग्राफ आपको बता रहा है कि जब हमने प्राइजेस इंक्रीज़ किए, अदर प्लेयर्स विल नॉट गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस। लेकिन जब हमने प्राइजेस डिक्रीज़ किए तो अदर सेलर्स ने भी अपने प्राइजेस हमसे ज़्यादा डिक्रीज़ किए, ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके उनसे पैसे कमा सकें। तो ये अनसर्टनिटी होती है ओलिगोपोली मार्केट में। द डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोलिस्ट हैज़ अ किंग एट अ के इन द फिगर एंड द डिमांड कर्व हैज़ अ 2 पार्ट, डी के एंड D1 dash and K. The demand curve above is the king and DK is more elastic and below one is the less elastic. This is due to the reactions of a rival firms into the different situation. अब डिमांड कर्व की बात करें तो ज़रा डिमांड कर्व भी देख लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है। किंग डिमांड कर्व का केस कैसा था? हाउ वाज द किंग डिमांड कर्व केस? किंग डिमांड कर्व का केस कुछ ऐसा था, जहाँ पे डी के और डी डैश। तो यहाँ पे जो डी के का पोर्शन है ये आपका इलास्टिक है और ये पोर्शन आपका इन इलास्टिक है। ये पोर्शन आपका इलास्टिक है और ये पोर्शन क्या है आपका इन इलास्टिक है। तो ये इलास्टिक पोर्शन और एक ये इन इलास्टिक पोर्शन, दोनों पोर्शंस को क्या करना है, हमें यहाँ पे कवर अप करना है। सो स्पेसिफिकली यहाँ पे जब ध्यान दोगे आप, इलास्टिक और इन इलास्टिक, ये आपका क्या है, यहाँ पे कभी डिमांड इलास्टिक भी हो सकता है, कभी डिमांड इन इलास्टिक भी हो सकता है, यानी अनसर्टनिटी बनी हुई है। इसीलिए ये पूरे कर्व को बोला जाता है किंग डिमांड कर्व। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस इंटायर डिमांड कर्व इज व्हाट, किंग डिमांड कर्व। और सेम द किंग डिमांड कर्व लीड्स टू द इनडिटर्मिनेटनेस ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द सेलर्स कंसर्न्ड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिटरमाइन हम नहीं कर सकते हैं कि डिमांड आपका इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। He does thinks it is a work to follow the prevailing prices and not to make any changes in it, and this is due to the fear that raising of a prices would lead to the fall in the demand of the if others do not raises the prices। हमने अपने प्राइजेस को इंक्रीज़ कर लिया तो हमारा डिमांड डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हम बोल नहीं सकते कि सामने वाला डिक्रीज़ करेगा या कि नहीं करेगा। ठीक वैसे ही हमने प्राइजेस को डिक्रीज़ कर लिया तो हमारा डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन हमने अगर 10% से डिक्रीज़ किया, हो सकता है कॉम्पिटिटर्स ने मोर देन 10% से प्राइजेस को डिक्रीज़ कर दिया, तो वापस से क्या होगा, कस्टमर्स उनके यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो ये अनसर्टनिटी ओलिगोपोली मार्केट में बनी रहती है, जहाँ पे सिर्फ 5 और 6 और 7 प्लेयर्स आर देयर। अब ये कुछ ही प्लेयर्स हैं, कुछ ही सेलर्स हैं, कुछ ही ये जो यहाँ पे players and the sellers are there, and these only sellers will going to decide the prices, and individually we cannot decide, since individual firms का जो decision है वो आपका depend होता है other firms पे। तो ये uncertainty
ये इंडिपेंडेंसनेस यहाँ पे जो नहीं है, ये सिचुएशन को बोला जाता है आपका क्या, किंग्ड डिमांड कर्व. एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द डिमांड कर्व अंडर द different forms of market, and this is how we completed the chapter number 3 which is nothing but the demand curve. So इसके बाद हम continue करेंगे in the next lecture, and then we'll going to start with the objectives. Till the time, what all of you will going to do, you're going to revise the earlier sessions and then you will come for the next lecture. Thank you.